उत्तर प्रदेश में खेला होवे। जी हां, उत्तर प्रदेश के लिए साल 2022 चुनावी वर्ष है और इसकी धमक तेज होती जा रही है। दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, आरोपों के तीर चल रहे हैं तो प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, जुमलों के खंजर निकले पड़े हैं। साथ ही साथ शब्दों का खेल भी यहां हर पार्टी जबरदस्त तरीके से खेल रही है। देश के चुनावी महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई का शंखनाद होने में बस चंद दिन बाकी हैं, लेकिन रणभूमि में पहले ही रणभेरियां बज उठी हैं। सियासी योद्धा एक दूसरे को ललकारने में लगे हैं। शब्दों के तीर से विरोधियों को छलनी करने का दांव तेज हो चुका है। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। मौका मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला का था। लिहाजा पीएम मोदी के भाषण में खेल शब्द प्रमुखता से शामिल था। इस खेल में निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पीएम मोदी समाजवादी पार्टी पर किस्म किस्म के खेल का आरोप लगा रहे थे और साथ में बता रहे थे कि यूपी की बेहतरी के लिए सीएम योगी अपराधियों के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। पीएम मोदी बाउंसर की बौछार कर रहे थे। सियासत के इस खेल में बाउंसर पर डक करने का विकल्प नहीं होता, लिहाजा अखिलेश बल्ला भांजने में पीछे कैसे रहते। उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में ऐसा खेल पहली बार हुआ होगा जहां मुख्यमंत्री पर खुद इतनी गंभीर धारणाएं थी। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा खेल खेला कि अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। मुख्यमंत्री ने ऐसा खेल खेला है कि डिप्टी सीएम जिस पे मुकदमे थे वो वापस ले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में ऐसा खेल पहला खेला है जहां पर तमाम मुकदमे थे उसको मुख्यमंत्री बनाया, और उसको मुख्यमंत्री बनाया जो बीजेपी का सदस्य नहीं था। बीजेपी के लोग जिन्होंने खून पसीना बहाया, तमाम सीनियर लोग हैं जो दुखी हैं, वो ये सोचते हैं कि बताओ हमारे ऊपर किसको बैठा दिया। बीजेपी बाउंसर पर बाउंसर डाल रही है और अखिलेश डिफेंसिव हैं। आमतौर पर सरकार को जवाब देना पड़ता है, लेकिन बीजेपी अखिलेश को अपनी पिच पर ले आई है और जवाब अखिलेश को देना पड़ रहा है। बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ी बात ये जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले सौगातों की झड़ी लग चुकी है। 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया। 13 दिसंबर को वाराणसी को भव्य काशी कॉरिडोर का तोहफा दिया। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बीजेपी ने सौगातों की बारिश से यूपी में चुनावी खेल का एजेंडा सेट कर दिया है। जाहिर है दूसरे दलों के लिए इसे काटना मुश्किल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। जुबानी जंग का सिलसिला अब और तेज होता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की तो लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मीडिया के सामने आए। यहां भी खूब
जुबानी तीर चले कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं और जिसके पास कार्यक्रम है और जिसके पास विकास की योजना है और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालयित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। और भाइयों बहनों हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा भाई बहन का फर्जीवाड़ा, 1000 बस का नंबर हमें दिए,
और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। ये तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए, कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने दृश्य तो देखा होगा ना, जब हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कार्रवाई करवाई थी। और इसलिए कार्रवाई कराई थी क्योंकि सरकार की कार्रवाई में बाधक डालकर बाधा पैदा करके ये लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे। कहीं कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनका कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं था। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे। यानी ये चुनावी पर्यटन है, चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे और फिर दिखाई दे रहे होंगे, आ रहे होंगे। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अलग अलग काम धाम इनके होते हैं और उसी में फिर निकल पड़े हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश की तस्वीर को बदला है और इस देश के प्रत्येक नागरिक की तकदीर को बदलने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। हमने तो नारा कोई ऐसा नहीं दिया था, हमने कोई गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक ही मंत्र दिया, सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास का किया हमने। समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनकी सरकार के 5 साल में 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए, दिए नहीं, अभी कागजों में स्वीकृत हुए थे। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, हमने अब तक 43 लाख परिवारों को एक मकान दे दिया है। 43 लाख परिवारों को 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक शौचालय दे दिया है। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी दे दिया है। 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को विद्युत का फ्री में कनेक्शन भी दे दिया है। और यही नहीं, 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा दिया है। क्या कर रही थी कांग्रेस? 55-60 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? और बहन जी को भी 3 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी ये सभी? भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के दौरान देश को हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। गरीब को राशन भी मिल रहा है, गरीब को मकान भी मिल रहा है, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का कार्य भी हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कोई सोचता था अमेठी होके हुए जाएगा, लेकिन आज अमेठी का भी एक बड़ा भूभाग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा है। और भाइयों बहनों, ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, अभी तो इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनने हैं। अमेठी के लोगों को यहीं पर उसके किनारे नौकरी और रोजगार भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होने जा रही है।
हकीकत है, इतने कम समय में एक्सप्रेसवे का बन जाना, अब एक्सप्रेसवे कोई इसको तो छुपा नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने बना के तैयार किया है। आज तो मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला 1947 से लेकर 2017 के बीच 70 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। अगर मैं 1947 के पहले भी जोड़ दूं तो कुल 17 मेडिकल कॉलेज बने थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 4.5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें अमेठी का भी एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के लिए तिलोई में आज भारतीय यानी यहां पर 200 बेड्स का हॉस्पिटल भी यहां पे लोकार्पित हो गया है। भाइयों बहनों, ये विकास की प्रक्रिया पहले भी चल सकती थी। ये गरीबों को मकान, गरीबों को शौचालय, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, ऑक्सीजन के प्लांट लगना। स्मृति जी न जाने कहां से ला करके हर हॉस्पिटल में एक एक प्लांट स्थापित कर दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज लग चुके हैं। क्या कर रहे थे लोग 50 वर्षों तक? विकास की सोच थी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा पहले कहां जाता था? आपकी समझ में आया होगा। ये जो गरीबों के आज मकान पैसे से हम लोग बना दे रहे हैं, पैसा पहले भी था, लेकिन ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा पहले चला जाता था सपा समाजवादी पार्टी के बबुआ के जो चिढ़ है, वो कह ही रहे हैं ना। चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है कि छापे चुनाव के बाद डलवाना है। ये नोट की नोट गड्डियां जो निकल रही हैं, ये जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही है भाइयों बहनों। जो गरीबों के लिए मकान के लिए पैसा आया था पिछली सरकारों में, गरीबों के लिए अन्न के लिए जो पैसा पिछली सरकारों के लिए था, गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो पैसा था, गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे। आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है।